हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। ठीक है, ये जो हमारा है हम करने जा रहे हैं 5th चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो कह सकते हो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, इसमें जो है हम पहले भी 9th क्लासेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इसमें जो है हम कुछ रूल रेगुलेशन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर करने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एग्जाम की तैयारी की तरह ही होता है दोस्तों। हमने सिर्फ इसमें मेन क्वेश्चनों पर ही डिस्कस करना है। ठीक है, हम सब तो शब्द नहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात हमेशा कहता हूं जो आपको मानना ही चाहिए, कभी भी वीडियो देखो पूरा देखो, क्योंकि क्या पता वीडियो के किस बीच में कहां पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लूं और आपको उसी के एग्जाम में आ जाए और आप उससे वंचित रह जाओ। इसलिए देखो वीडियो तो पूरा देख लो। मेरा वीडियो जो होता है मुश्किल से मैं 30 मिनट का ही रखने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको भी कोई तरह का दिक्कत या परेशानी ना हो और आप आसानी से कर लो। चलिए, ये तो मेरा इंस्ट्रक्शन था, हम आगे देखते हैं। सबसे पहले बात तो यही आता है कि पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आपको पता ही होगा तत्वों का वर्गीकरण क्यों करना जरूरी था, क्योंकि एलिमेंट जो था हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसलिए इसको बांटना बहुत ही जरूरी भी था। ठीक है, तो देखिए जो है तत्वों को हम कैसे कैसे रूल और रेगुलेशन में हमने बनाया। आपको पता ही होगा कोई चीज़ जो बनती है वो कभी भी सही फॉर्म में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समय के साथ उसमें बहुत से बदलाव होते हैं। आप घर भी बनाते हो तो आप ये नहीं डिसाइड कर लेते हो कि कौन चीज़ कहाँ पर व्यवस्थित होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, धीरे धीरे जब रहना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको तरह तरह की चीज़ें जो होती है हम व्यवस्थित करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम इसी तरह से जो है हमारा जो है यहाँ पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन की गई थी एलिमेंट्स की, उसको डिफरेंट कैटेगरी में डाली गई और डिफरेंट साइंटिस्टों ने इसके बारे में अपने अपने विचारधारा को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं वो है डेवरेनाइडर के तर्क नियम। ठीक है, हमारा जो है डेवरेनाइडर के तर्क, यानी डेवरेनाइडर जो थे उसने ट्राइड दिया था, इन्होंने यही बात बताया था इसमें कि शोइंग दैट व्हेन टू द 3 एलिमेंट इन अ ग्रुप्स, यानी इन्होंने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स को ग्रुप में शो किया था। ट्राई टू आइडेंटिफाई एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू द ग्रुप्स टू आइडेंटिफाई दैट सम ग्रुप्स हैव द 3 एलिमेंट ईच इज कॉल्ड टू दिस ग्रुप इज द ट्राई। ठीक है, इसको इस नाम दिया उन्होंने ट्राई। तो कह सकते हैं कि डायवर्जेंट के सामान्य गुण वाले तत्व जिनके जैसे सामान्य गुण थे, ठीक है ना, सामान्य गुण था, उन तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया दोस्तों, एक समूह में व्यवस्थित किया, एक यानी सिस्टमैटिक। उन्हें तीन तत्वों वाले समूहों को चुना एवं उन्हें समूह में रखा। इसलिए इनको इसका नाम जो दिया गया तर्क नाम दिया गया। क्या यह नाम दिया? तर्क कहा गया। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हो कि डेवरेनाइडर के जो तर्क थे वो उन्होंने प्रस्तुत किया, क्योंकि ये पहली बार खोज थी एलिमेंट की, तो इन्होंने बहुत ही सराहना काम किया, क्योंकि पहली बार में इतना कुछ बात बता देना शायद किसी के लिए संभव न हो। इसमें आगे जो ट्राई था टू द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, इन्होंने एक बात किया था कि जो रिटर्न लिखा था उन्होंने ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा था। द एटॉमिक मास इज द मिडल एलिमेंट वाज रेफर टू द एवरेज आयन एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। दोस्तों इसमें यह था कि उस समय मार्क्स जो है एलिमेंट की मार्क्स होती है उसको भी इन्फॉर्मेशन उनको नहीं था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, डेविड ने बताया कि तर्क के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं उन 2 परमाणुओं के बीच का लगभग औसतन होता है। तो इसका मतलब आपने समझ लिया होगा थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यानी जब 2 एलिमेंट के, जैसे 2 एलिमेंट है, देखिए ये 2 एलिमेंट है, इसके बीच में जो होगा उसका दोनों के जो आप प्लस करके जब डिवाइड करोगे तो इसके बराबर आएगा। तो उन्होंने ऐसा बताया, देखिए ध्यान से सुनिए क्या बोला है। ठीक है, कि आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो बीच वाला होगा यानी सेंटर वाला होगा, ठीक है, उसकी एटॉमिक मास अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होगा, यानी एवरेज होगा। ठीक है, तो यही बोला है ना यहाँ पर, देखिए try to return to the order of increasing atomic mass. The atomic mass of the middle element was roughly to the average of the atomic mass of the other 2 element. ठीक है, other 2 element. तो इसी रूल पे इन्होंने ये जो है इन्होंने टेबल को संरचना किया, टेबल का विकास किया और इसी टेबल के रिगार्डिंग उन्होंने दिया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि जैसे कि टेबल के रिगार्डिंग थी तो इसमें जो एलिमेंट दिया गया तो इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग खोज की। ठीक है, तो इनका जो मैंने भी बताया वही एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, फालतू की चीज़ इसमें से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इतना रखना कि इन्होंने दिया, क्या उनकी थिंकिंग थी, क्या इन्होंने सोच दिया था। ठीक है, और कैसे इन्होंने एलिमेंट को व्यवस्थित किया। उसके बाद जो है हमारा अगला साइंटिस्ट है, देखते कौन है। अगला जो दोस्तों है वो है
न्यूलैंडस का अष्टक सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी उसके जो आपके डेवरोनाइडर थे उनके आगे की जो स्टोरी थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाया और इन्होंने भी अपने कुछ दिए रूल रेगुलेशन। ठीक है, द अटेम्प्ट टू द अवेयरनेस encouraged to other chemists of the correct their property of element with their atomic mass. In 1866, Jones, the Englandic scientist, arranged to the known element in the order of the increasing atomic mass. He started with the element having to the lowest atomic mass and ended to the Thoris, which was the 56th एलिमेंट। इनके समय में जो था 56 एलिमेंटों की सिर्फ खोज हुई थी। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड अ प्रॉपर्टी सिमिलर दैट इज द फर्स्ट। ये बात ध्यान रखिए, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, आंसर बनता है इसका, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या फाउंड किया? ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड अ प्रॉपर्टी सिमिलर दैट ऑफ द फर्स्ट। ही कंपेयर विद द to the octus found is a music there is the is called to the law of the octus। यानी इन्होंने सारे गामा पा के रूल रेगुलेशन की रिगार्डिंग इसको इन्होंने परिभाषित किया। ठीक है, तो नोन एज द लॉ ऑफ द ऑक्टस भी कहा गया। नोन ऑक्टस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम सोडियम वेयर फाउंड टू बी अ सेम। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि लिथियम हो सोडियम तक तो उनका बात तो सच था। सोडियम इज द 8 एलिमेंट and after the lithium. Similarly, beryllium and magnesium is enable each other. A part of the original form of Netherland octus is given to table। ठीक है, जो इस टेबल में भी बताया गया है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यही बात पूरा स्पष्टीकरण करने की कोशिश किया है। डायमंड्स ने यही प्रयास किया था कि जब ये खोज कर रहे थे, जब ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे कम परमाणु वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया था। किससे किया था दोस्तों? याद रखना, कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो हमारा न्यूलैंडस थे उन्होंने कौन से तत्व से आरंभ किया था? तो उन्होंने किससे किया था? हाइड्रोजन से आरंभ किया था। और 56वें तत्व, ठीक है, 56 तत्व जो था थोरियम पर इसे समाप्त किया। यानी उन्होंने समाप्त कहाँ किया था? थोरियम्स पे। ठीक है, 56 एलिमेंट थोरियम पे जो 56 ही खोज हुई थी। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व की गुणधर्म, जो पहले 8 तत्व के गुणधर्म जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, तत्व गुणधर्म सामान्य होते हैं। ठीक है, पहले 8 तत्व जो गुणधर्म थे सामान्य थे। इन्होंने इनका तुलना संगीत के अष्टक से किया और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने परिभाषित किया। इसमें जो था इन्होंने इसी रूप से उस म्यूजिकल नोट्स दिए कि इसमें सा रे गा मा पा धा नी, यानी इन्होंने हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन से किया और लास्ट में जो भी किया, लेकिन इन्होंने इस तरह से उन्होंने जो है इसको व्यवस्थित किया। लेकिन इन्होंने कुछ व्यवस्थित तो किया, बहुत अच्छा इनका था, लेकिन इनकी सीमाएं भी कुछ थी। ठीक है, जिस पे उन्होंने करने में चूक गए, जिसकी वजह से इनका जो है पूरी तरह से प्रूफ नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए देखते हैं इनका क्या लिमिटेशन थी, क्या इनका सीमाएं। इसकी कुछ सीमाएं थी दोस्तों। इट वॉज अ फॉर्म दैट अ लॉ ऑफ ऑक्टस वॉज अप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम। ये बात ध्यान रखना कि जो इनकी जो था, ठीक है, अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आफ्टर द कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट अपोज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। यानी ये कह सकते हो कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मेल खाता। तो इसका ये पहला लिमिटेशन थी। दूसरा जो था, इट वॉज अज्यूम्ड टू बी न्यूलैंड्स दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन द नेचर्स एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर इन द फ्यूचर। दूसरी बात इनकी जो गलत थी वो था, न्यूलैंड्स ने ये कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही, यानी 56 एलिमेंट ही रहेगा, और इन्होंने एक बात गलत बोल दिया कि भविष्य में कोई अन्य तत्व भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से जो है इनकी थोड़ी सी गलतियां आ गई। बट लेटर ऑन सर्वल न्यू एलिमेंट वेयर डिस्कवर वॉज अ प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टस। लेकिन उसके बाद बहुत से एलिमेंट की खोज हुई जो इसके अष्टक सिद्धांत में मेल नहीं खाती थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इन ऑर्डर टू द फिट एलिमेंट इनटू द हीट टेबल नेदरलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट इनटू सेम स्लॉट। दूसरी बात थी उनके कि इन्होंने क्या किया था कि अपने सारे में तत्वों को सम्मिलित करने पर न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ ही रख दिया और कुछ असामान्य तत्व के साथ ध्यान में रख दिया। ठीक है, एक सामान्य रख दिया। तो एक साथ रखने जो था इनके लिए बहुत ही भारी पड़ गया और जिसकी वजह से इनका जो है अच्छा नहीं हुआ।
Note that the cobalts and nickels are in the same slot. This is the place in the same and columns, and the fluorines, chlorines and bromine with their have very different property than this element. Iron, which either resemble cobalt and nickel, is a property. ठीक है, हैज़ बीन अ प्लेस फॉर अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट। तो इस तरह से जो है इन्होंने किया, इन्होंने यही बात दर्शाया उसमें कि ध्यान की कोबलेट तथा निकोल जो थी एक साथ में है तथा उन्हें एक साथ ही स्तंभ में रखा गया, जिसमें फ्लोरीन्स और क्लोरीन का ब्रोमीन के रखा गया। यद्यपि इनके गुणधर्म उन तत्वों के से भिन्न था, आयरन कोबलेट और निकोल से दूर रखा गया, जबकि उनके गुणधर्म असामान्य थी। तो इस तरह से उन्होंने खोज किया। इसमें और भी था उनका कि न्यूटन अस्तर सिद्धांत केवल हल्के तत्व के लिए ठीक था, उसके बाद यानी जो लो प्रॉपर्टी रखते थे उनके लिए ही ये मान्य था। नोबल गैस की खोज पश्चात अष्टक सिद्धांत के अपसारित हो गया, यानी कहते हैं नोबल गैस की जब खोज हुई उसके पश्चात जो था अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक लग गया, यानी उनका कोई वैल्यू नहीं रहा जब नोबल गैस की खोज हुई। ठीक है, नोबल गैस की जब फाउंड आउट हुआ, डिस्कवर हुआ, तब जाके इनकी जो अष्टक का रूल था वो खत्म हो गई। उसके बाद जो हमारा साइंटिस्ट है मेकिंग ऑर्डर टू आउट ऑफ द चोस एंड द मेडल ऑफ पीरियडिकल टेबल। ठीक है, यानी उसके बाद जो हुआ अव्यवस्थित से अव्यवस्थित करना, मतलब की आवर्त सारणी। तो मतलब की आवर्त सारणी कह सकते हैं। इवन देयर रिजेक्ट ऑफ द न्यूटन लॉ ऑफ एक्टर्स मेनी साइंटिस्ट अक्रॉस द सर्च ऑफ द पैटर्न दैट क्रिटिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट देयर एटॉमिक मास, यानी बहुत से साइंटिस्ट उसके बाद हुए जिन्होंने इसके खोज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। The main criticality of classified element gas is the diamonds Landwich and the Medlev is the Russian scientist. He was the most important contributor to the earlier development of periodical table element, wherever in their element were adherent to the basis of the fundamental property, atomic mass and the similarity of chemical property. तो आप कह सकते हो कि तत्व के वर्गीकरण के मुख्य श्रेय रूसी रासायनिक डायमेत्री डायवोनोविच मेडलव को जाता है। तत्व की आवर्त सारणी के आरंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्व को उनके मूल्य, गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान को रासायनिक गुणधर्म के सामान्य के आधार पर व्यवस्थित किया। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपना जो था पूरा योगदान दिया। ठीक है, उसके बाद इनकी भी कुछ लिमिटेशन थी, उसको हम देखते हैं क्या है। उनमें यही था द मेडलव स्टार्टेड टू वर्क ऑफ 63, जब ये अपना वर्क स्टार्ट किए तो उसमें 63 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। वी एग्जामिन टू द रिलेशन बिटवीन टू द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अमंग द केमिकल प्रॉपर्टी इज द मेडलव इज कॉन्सेंट्रेशन ऑन द कंपाउंड फॉर्मिंग टू एलिमेंट विद द oxygen and hydrogen, and he selected to hydrogen and oxygen as they are very reactive and the formid to compound of most element. The formula of hybrid dioxide of formid all element were treated as one. The basic property, the element of classification is taken to 63 cards and each card is down to the property one element. यानी उन्होंने कार्ड का उपयोग किया और कार्ड का उपयोग करके सभी एलिमेंटों को जो था उनके नामकरण के साथ व्यवस्थित किया। ठीक है, यानी तत्व के बनाने वाले जो था हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन के सूत्रों में उन्होंने बांधा और उसको जो था 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्म लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों के जो आवर्त सारणी में स्थिर मिला है वो अपने परमाणु द्रव्यमान का रोही क्रम में व्यवस्थित हो गया है। यह भी देखा कि सामान्य भौतिक और रासायनिक गुण के विभिन्न तत्वों के रासायनिक अंतराल के बाद फिर आ जाता है। इसी प्रकार मेडल आवर्त सारणी बनाई गई जिसका सिद्धांत तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के फलन होते हैं। तो ये भी बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द प्रोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो ये आ सकता है इनकी कि आवर्त सारणी की क्या सिद्धांत थी। तो याद रखना क्या सिद्धांत है दोस्तों, तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्तित फलन होते हैं। या प्रोडिकल लॉस क्या कहती है, विच इज द स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द प्रोडिकल फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इस बात के लिए आप याद रखना। दूसरी बात ये थी कि इसमें जो बनाई गई थी मेडल पीरियोडिकल टेबल में ग्रुपिंग में हॉरिजेंटल थी, ठीक है, रो हॉरिजेंटल था और वर्टिकली लो में बनाई गई थी। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन अगला जो बनता है दोस्तों ये होता है कि अचीवमेंट ऑफ मेडलेव्स ऑफ पीरियोडिकल टेबल। देखिए कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मेडलेव ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ इसको प्रस्तुत करने की कोशिश किया और काफ़ी इन्होंने प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो विच इज द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिकल टेबल देयर वेर फ्यू इंस्टेंसेस वेयर मेडलेव हैड टू प्लेस ऑन एलिमेंट विद द सैलिडिटी ऑफ ग्रेट एटॉमिक मास, ठीक है, बिफोर ऑन एलिमेंट विद द सैलिडिटी लो एटॉमिक मास। द सीक्वेंस वाज द इन्वर्टेड टू दैट एलिमेंट विद द सिमिलर, ठीक है, प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुपेड टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल कोबलेट
ठीक है, इन्होंने ग्रुपिंग किया था कोवलेट एंड अपेयर टू द बिफोर निकल्स एटॉमिक मास लुकिंग फॉर द टेबल। ठीक है, तो इसमें यही बात बताया गया है कि जब आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेडलव का सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व के पहले रखना पड़ गया, क्योंकि उनको समझ नहीं थी, इसलिए क्रम इसलिए उल्टा करना पड़ा ताकि सामान्य गुणधर्म वाले तत्व को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए उन्होंने कोवलेट परमाणु द्रव्यमान जिसका 58.9 था सारणी में निकोल यानी परमाणु द्रव्यमान जो जिसका 58.7 था से पहले रख दिया। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर सारणी में भी देख सकते हो। ठीक है, सारणी में यही बात यहाँ पर क्लियर बताई गई है। दिस प्रोवाइड टू कन्वेंस ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ करेक्टनेस ऑफ यूजफुलनेस ऑफ मेडलव पीरियोडिकल टेबल। फर्दर इट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेडलव प्रेडिक्शन दैट इज द केमिस्ट नॉट ओनली फॉर द कॉन्सेप्ट हिज द पीरियोडिकल टेबल बट ऑल्सो रिकॉग्नाइज हिम टू द ऑर्गेनाइज ऑफ द कॉन्सेप्ट on which is the base. Noble gas is the heliums, neons and the argons have to be mentioned in many of contexts before this. ठीक है, उसके बाद आपको पता है नोबल गैस आ गया। नोबल गैस ने सारा जो है प्रॉब्लम इनका खराब कर दिया। There is the gases is the very discovered very late because they are very inert and they are present in extremely low concentration on our atmosphere. One of the strength of the Mendeleev periodical table was that when to the gas were discovered they could be placed on new group without disturbing the existing to order। तो इसमें यही बात बताई गई है कि सिर्फ मेडलेव के आवर्त सारणी में जो था परिशुद्धता जो थी उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेडलेव के अनुमान की अवधारणा असफलता के कारण रसायनों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया तो उनके काफ़ी सिद्धांतों को भी माना। लेकिन जो आइडल जिसे हम नोबल गैस कहा यानी आइडल उत्कृष्ट गैस हिंदी में कहते हैं, उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस की बात जो मैं कर रहा हूँ ना, तो एग्जामिनर यहाँ पर नोबल गैस के बारे में पूछ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना होना। हिंदी में उसको हम कहते हैं उत्कृष्ट गैस। ठीक है, जिसमें हीलियम आ जाता है, नियॉन आ जाता है, आर्गन आता है। ठीक है, का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये असक्रिय थे। ठीक है, सक्रिय नहीं थे, अक्रिय थे तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत ही कम था। मेडलेव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तो वो पिछली अवस्था को छोड़े बिना ही उन्हें नए समूह में रखा जा सका। ठीक है, ये तो इनकी ये थी। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ मेडलेव क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें यही था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल दैट इज अ अल्कलाइन मेटल। ठीक है, like a alkaline metal hydrogen combined with the hydrogen, oxygen and sulfur to form a compound having a similar formula. So an example, on the other hand, just like a halogen, ठीक है, halogen, hydrogen and also exist two aromatic molecules and the combined with the metal and non-metal from the covalent compound। दोस्तों, इसमें यही बात बताया गया था मेडलेव की जो आवर्त सारणी की जो सीमाएं थी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के मिलाता है और क्षार धातुओं के भांति ही हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र में यौगिक बनाता है। दूसरी ओर हाइड्रोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है और धातु के अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है। तो ये जो बात थी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ना, इसमें आगे जो है द क्राइटेरिया नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिव टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिकल टेबल। देखिए, सबसे बड़ी बात इनकी यही थी प्रॉब्लम कि इन्होंने जो बनाया था उन्होंने फिक्स पोजीशन हाइड्रोजन का नहीं दिया था। ये इनकी सीमाएं का पहला चरण थी जिसमें हाइड्रोजन को उन्होंने सही स्थान नहीं दिया था। ठीक है, यानी निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया जाना ही इनका सबसे पहली खामियां थी। दिस वॉज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेडलेव पीरियोडिकल टेबल एंड ही कुड नॉट असाइन टू अ करेक्ट पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द टेबल। ठीक है, यानी वो देने में असक्षम रहे। Isotopes is the discover too long is the Mendeleev has proposed to this is the periodical classification element. Let us recall that isotopes of elements having similar chemical property but different atomic mass। दूसरा जो इनकी खामियां थी वो यही थी दोस्तों, किसी तत्व के समस्थानिक जो होती है यानी समस्थानिक जो था उसको उस समय नहीं पता चला था और उसके बाद इसके बारे में पता चला तो उनको व्यवस्थित करना उनके लिए नहीं हो सका। लेकिन आपको पता ही होगा कि समस्थानिक का क्या मतलब होता है। इसका मतलब यही होता है कि किसी तत्व के समस्थानिक की रासायनिक गुणधर्म, देखिए रासायनिक गुणधर्म सामान्य होता है लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में यही कह सकते हो कि आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, इनका जो था अगला कौन सी सीमाएं थी देख लेते हैं। अगला जो सीमा था दोस्तों ये था कि आइसोटोप्स ऑल एलिमेंट पोस्ट ऑफ चैलेंज टू
Mendeleev's as a periodical law. Another problem but that is atomic mass do not increasing in regular manner to the going to the element of the next. So it was not possible to predict how many element could be discovered between two element, especially as a considered of heavier element. यानी इसमें यही बात क्लियर किया गया है कि जब इन्होंने खोज किया तो उन्होंने देखा कि तत्व के समांतर मेंडलेव के आवर्त नियमों के लिए चुनौती थी। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व के दूसरे तत्व के और आगे बढ़ाएं कैसे। परमाणु द्रव्यमान निश्चित रूप से नहीं बढ़ते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्व के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्व पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। तो इस तरह से जो है इनकी प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ द चॉइस देयर इज अ मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल। देखिए इन्होंने बहुत अच्छा खोज किया था, इसलिए जो साइंटिस्ट थे आगे इसी चीज़ को आगे बढ़ा के इन्हीं के नाम से इनको दे दिया। ठीक है, इसमें यही बात है हेनरी मोजेल्स, ठीक है, जो हेनरी मेल्जे थे उन्होंने बताया था कि दैट इज एटॉमिक नंबर ऑन द एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट इज एटॉमिक मास एज अ डिस्कवर बिलो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेंडलेव्स पीरियोडिकल टेबल लॉ इज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वाज अडॉप्टेड ऑन द बेस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल एंड देन मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल्स कैन बी स्टार्टेड टू फॉलो। ठीक है, इन्होंने बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी आप कह सकते हो कि इसमें इन्होंने ये कहा था कि मेंडलेव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया, परमाणु द्रव्यमान के आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया और आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया गया। देखिए ये आधुनिक है, एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप याद रखना कि मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल लॉ। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, तत्व के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्तित फलन होते हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। ये जो पीरियोडिकल टेबल आपने देखा, इसमें आप कम से कम कुछ एलिमेंट के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इसको आपको व्यवस्थित करने के लिए आ सकता है, कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने भी कराया था बच्चों को, तो ये बात ध्यान रखना एग्जाम के लिए जरूरी है। तो इसमें यही है पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल हैज़ अ 80 वर्टिकली कॉलम। याद रखना कि इसमें 18 जो होता है वर्टिकली कॉलम होते हैं, यानी इसे क्या कहेगा, 18 जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये है उसे कहेंगे उद्धव्य स्तंभ। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, उद्धव्य स्तंभ कहेंगे, जिन्हें समूह कहा जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, यानी ग्रुप कहते हैं। उसका 7 हॉरिजॉन्टल रो नाउन एज द पीरियड। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। इसको हम कह सकते हो कि इसको हम जो कहेंगे 36 जो 7 36 होते हैं उन्हें हम कहते हैं आवर्त कहा जाता है। तो कभी आवर्त पूछ लिया तो याद रखना कि 7 36 जो पंक्तियां होती है उसे हम आवर्त कहते हैं, और जो 18 उद्धव स्तंभ होते हैं उसको समूह कहते हैं। यानी जनरली लैंग्वेज कहा जाए तो 80 वर्टिकल कॉलम इज नोन एज द ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो इज नोन एज द पीरियड्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको कह सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि यू विल बी फाउंड दैट इज दिस एलिमेंट कंटेन सम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। मैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के मैं पहले ही कह चुका हूं कि कम से कम पीरियोडिकल टेबल में 20-25 नाम याद कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट होता है उसको, क्योंकि बैलेंस करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि हम ये एग्जाम व्यू कर रहे हैं तो एग्जाम व्यू की तरह ही हमें सोचना पड़ेगा। Similarly, you will be found that element is present any one group have to the same number of valence electron. From example, याद रखना fluorines, chlorines and belong to the group 7. How many electron do the fluorine and chlorine have to their outermost cells? ठीक है, तो outermost cells में कैसे आप डिस्कस करोगे, आपने पहले ही पढ़ चुके हो कि एलिमेंट के जो होता है KMNO यानी KLMN। ठीक है, ऐसे ही होता है ना दोस्तों। तो इस ग्रुप में होता है, पहले में जो होता है आपको पता ही होगा कि पहले ऑर्बिटल में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में क्या होता है 18 और 32 की तरह रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ऐसे करते हो, गोले में बनाते हो, पहले में 2 रखते हो। तो ये चीज़ें जो है आप जरूर कर लेना, ये एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको 2-4 बार रिपीट भी कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको क्वेश्चन रह जाए। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक संयुक्ता या इलेक्ट्रॉनिक अबंधता कहते हैं। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना, क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। जैसे कि मैं भी बता रहा था, वी कैन एक्सप्लेन टू नंबर ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिकल बेस्ड ऑन हाउ द इलेक्ट्रॉन फिल इनटू द वेरियस सेल्स। यू विल बी स्टडी ऑफ डिटेल्स ऑफ द हायर क्लास। ठीक है, आप इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, मैंने अभी थोड़ा भी समझाया था। रिकॉल दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेल्स इज डिपेंड अपॉन द फार्मूला
2n2 स्क्वायर, ठीक है। देयर इज एन इज द नंबर ऑफ द गिवन सेल्स एज द न्यूक्लियस। देखिए जैसे इसमें मैंने पहले बताया था कि 2 8 18 का होता है, यानी KLMN के रूप में इसका सेल जो है बनता है, ठीक है। तो इसमें आप इसको फार्मूला जो याद रख सकते हो 2n का स्क्वायर, यानी आप अगर इसको 1 मानते हो तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर लीजिए तो 2 ही बनेगा। अब मान लीजिए इसको अगर आप 2 रख देते हो तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 का यानी 2 2 4 हो जाएगा, तो यानी 8। यानी इस फार्मूले के रिगार्डिंग आप इसको करते चले जा सकते हो। लेकिन जनरली सी बात है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है, कि 2 8, ठीक है, और 18 एंड 32, इतना ही बातें आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट को हमने ऐसे ही व्यवस्था करना है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज अ पीरियोडिक टेबल इज अबाउट इट इज अ केमिकल रिएक्टिविटी, ये केमिकल रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। एज यू हैव टू लर्न टू बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड टू काइंड एंड नंबर ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेड टू एलिमेंट, ठीक है। ये सब चीज़ इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं। अगर बैलेंस नहीं होगा ना तो इलेक्ट्रॉन जो होती है बहुत खतरनाक बन जाती है, तो ये बैलेंस करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस समूह रहता है। तो आप लोगों ने इसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता बना के एग्जाम में जाना है। अगर आप नहीं जाओगे तो ये आपके लिए थोड़ा तकलीफदायक होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन जरूर बनाएगा। देखना, या तो हो सकता है धातु, अधातु या उपधातु, यानी इसमें आपको नोबल गैस के बारे में पूछा जा सकता है, मेटल के बारे में पूछा जा सकता है, नॉन मेटल के बारे में पूछा जा सकता है, या आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बात का ध्यान रखना, धातु अधातु और मिश्र धातु के बारे में पता जरूर करना। आगे जो दोस्तों है मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, ये तो आप बचपन में भी किए होंगे कि मेटल नॉन मेटल में क्या डिफरेंस रहती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि मेटल जो होती है, ठीक है, विद्युत चालक होता है, नॉन मेटल विद्युत चालक नहीं होता है, यानी एक कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर होता है। तो ये सब सिमिलरली बात है जो आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। एज वी सी दैट अ मेटल like sodium and magnesium are to about to left hand side of periodic table, which is the non metal, like sulfur and chlorines are found on the right hand side. There is the middles we are silicons which is the classified as semi metal, ठीक है। मैंने कहा था ना सेमी मेटल के रूप में, या मेटलॉइड्स भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है मेटलॉइड्स के बारे में नाम बताएं, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना, बिकॉज इट इज एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी बोथ मेटल एंड नॉन मेटल गुण रखता है। क्यों? क्योंकि ये जो सेमी मेटल होती है या मेटलॉइड्स कहते हो, वो मेटल का भी गुण रखता है, नॉन मेटल का भी गुण रखता है। तो दोनों को ही, इसको हम बाद में आगे जब पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर के नाम से भी जाना जाएगा। In the model periodical table is a zigzag line separate to the metal from non-metal. There are border line is element is a bromine, silicon, germanium, arsenium, atoms. इसी तरह से सारे जो एलिमेंट है प्रॉपर्टी एंड देयर इज कॉल्ड टू द मेटलॉइड्स एंड सेमी मेटलॉइड्स। ये नाम 2-4 याद रख लेना। सिंपली जो है ब्रोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम याद रख लेना काफ़ी, क्योंकि नाम ऐसे भी रखना है जो आपको एग्जाम के लिए अच्छा बनाए। कम से कम जो मेन एलिमेंट होगा ना उसका मार्क्स याद जरूर कर लेना, जो वो आपको बनाने में आसान रहे और करने में भी ठीक रहे, ठीक है। तो इस तरह से जो है काफ़ी हमने किया है। इसमें ये जो है जिसमें जो आवर्त सारणी में जैसे संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन पर किया जाने वाला प्रभाव नाभिकीय आवेश बढ़ाता है। आपको पता है जो इसकी न्यूक्लियस होगी उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, इंक्रीजिंग करेगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। समूहों में नीचे की और संयुक्त इलेक्ट्रॉन की क्रिया करने वाले जो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि वो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक दूर होते चले जाता है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन समतापूर्वक चल जाती है। यानी एज द इफेक्टिव ऑफ न्यूक्लियस चार्ज एक्टिव ऑन देयर बैलेंस सेल्स इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग क्रॉस द पीरियड देयर टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव ऑफ न्यूक्लियस चार्ज एक्सप्रेशन बाय द बैलेंस। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट। And electron is decreasing because the outermost electron further away to the from nucleus. Therefore, this can be lost easily. Hence, the metallic character of decreasing across the period and increases down to group. Non-metal, on the other hand, is a electronegatives. They tend from to the bond again electron. ठीक है, gaining of electron. Let us learn about the variation of this property. As I tend to the electronegatives and show the non-metal is found on the right hand side of property table to about to the tops. This trends also help to be a predict of the nature of the oxide formed by the element, because it is known to be that the oxide of metal are base of their non-metal and acidic of general. तो इसमें बात इतना सी ही कही गई है कि दूसरे तो तब कहा जाता धातु विद्युत का ऋणात्मक होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बनने की प्रवृत्ति होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसको बनने की प्रवृत्ति ही होती है, प्रवृत्ति होती है। इस गुणधर्म की विविधता के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे विद्युतात्मक, यानी विद्युतात्मक की प्रवृत्ति के अनुसार अधातु जो होते हैं आवर्त सारणी में दाहिनी और ऊपर की ओर स्थित होती है। इन प्रवृत्तियों से हमें इन तत्वों के बने ऑक्साइडों की
प्राकृतिक भी पता चलता है। और धातु ऑक्साइड क्षारीय एवं अधातुओं के ऑक्साइड सामान्य अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जो है आप अपना इसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जो मैंने समझाने की कोशिश किया है उसको समझने की कोशिश करना, बार बार कोशिश करना। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको इतना से अच्छा, इससे अधिक आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें जो है डॉर्वेनाइडर्स के जो है, मेंडलेव्स का जो है, जो आपको पता है कि जो तिर्क रूल बनाई गई है, जो आपका अष्टक रूल बनाया गया है, वो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी जो खामियां है, जो अचीवमेंट है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट माने रखता है एग्जाम के व्यू से। तो इन क्वेश्चनों को आप बड़ी ध्यान से करना और कर लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें मैं हमेशा कहता हूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किए बिना एग्जाम में मत जाना। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, मैं होगा एक एक करके मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको। जैसे दोस्तों आपके पास जो है, अगर मान लीजिए Cl है, ठीक है, Cl के जो आपको पता है इसका सब 17 होता है, तो इसको हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ऐसे आप जरूर करके एग्जाम में जाना। देखिए जैसे अब मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 17 है, 17 है, 17 को हम क्या करेंगे, इसका 2 और 8 तो चलो निश्चित रहेगा। तो देखिए 8 और 2 कितना होता है, 10, 10 के बाद कितना रह गया दोस्तों, 7 रह गया। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर इसको फिलअप करोगे। ठीक है, मैंने इसलिए कराने की सोच कर दिया क्योंकि आपको मैं एग्ज़ाम के लिए कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें जो है 8 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको हिंदी में हम दोस्तों क्या कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, विन्यास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे हमने करना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे विन्यास हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं आपने जो टाइम इतना व्यतीत किया मेरे साथ, जो लगे रहे आधा घंटा से समझने की कोशिश किया, और जो त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, अपना ध्यान रखना।